तो हम ऐसे लिपि की बात करेंगे जो कि जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसे में एसएससी पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन आज हम करेंगे जो कि पूछता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे जो कि पूछने की संभावना है, लेकिन फालतू में हम नहीं पढ़ेंगे और फास्ट रिविजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा कुछ। तो गुरुमुखी रट लेना भाई, बहुत काम की चीज़ है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है, जो कि आपको गुरुमुखी के चित्र भी पता चलता होगा। अब ये देखिए, कह रहा है किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। जब पूछ लेगा क्वेश्चन ना एग्जाम में तो कुछ नहीं बोल पाओगे, इसलिए देख लो। तो किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि को हम कहते हैं। जो कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता है आप देख लीजिए, चित्र में भी है। तो किस लिपि को हम सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है दोस्त मेरे। अब चित्रकार की बात है तो ये कह रहा है कि किस काल के लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो हम इसको सिंध काल जो एक था, पहले सिंध काल था, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सब जो आया था तो किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता था, तो सिंध काल होता था, उसमें ही इसका चित्रकाल लिपि कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा। अब कह रहा है दोस्त कि जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन सूत्रों में 8, 12, 18, 21। तो जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है दोस्त, तो जैन सूत्रों में 18 लिपियों का उल्लेख है, जो कि आपको बताया ना, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी और बहुत सारे हैं जो कि मिलती है। तो बनैत यहाँ पर इस लिपि में हिंदी में हम सब आए हैं। तो कितने जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो 18 लिपियों का उल्लेख है। आपको इतना ही याद रखना है, बस काम बन जाएगा, मतलब एक नंबर बन जाएगा। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो आपको पता होना चाहिए। पर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में ये 89 लिपियों का उल्लेख है दोस्त, जो कि बौद्ध ग्रंथ की यहाँ बात हो रही है। तो कितने लिपियों में लिखा जाता था बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में, तो 89 लिपियों में लिखा जाता था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, तो अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है दोस्त, तो अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे अशोक के काल में। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, तब ब्राह्मी में लिखी जाती थी, जो कि खरोष्टी में भी लिखी जाती है, लेकिन उसका उतना चर्चा नहीं है, लेकिन ब्राह्मी का बहुत चर्चा है। तो अशोक की शिलालेख क्या लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। अब देखिए, कह रहा है दोस्त कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है, तेलंगानु, बांग्ला, मराठी, तमिल, क्या है भाई भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो आपको मालूम होना चाहिए तेलंगानु है, जो कि भारत की तीसरी बोले जाने वाली भाषा है। अब देखिए, कह रहा है कि चोल शासक की भाषा क्या थी, तो आपको मालूम होना चोल शासक की भाषा क्या थी भाई। तो चोल शासक थे वो तमिल में बोलते थे, माने कि चोल शासक थे तमिलनाडु में वो निवास करते थे, इसलिए वो तमिल में बात करते थे। तो चोल शासक की भाषा क्या थी, तमिल थी। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूज है आप। तो कह रहा है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, मतलब कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा जो है ना, उसमें भारत में कितने लोग बोलते हैं, मतलब कितने प्रतिशत, 100% में कितने प्रतिशत भाई बोलते हैं। सब तो नहीं बोलते हैं, सब तेलंगानु कोई बोलते हैं, कोई अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई हिंदी में शुद्ध हिंदी कम आदमी बोलते थे। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग आपको मालूम होना चाहिए कि 40% आदमी हिंदी में बात करते हैं, जो कि 60% है वो उसका अपना अपना भाषा है। तो आप ये याद रखिएगा, कभी कभी प्रतिशत में पूछ लेता है। अब देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो आपको मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला। कह रहा है भारतीय भाषा हिंदी के बाद, माने हिंदी के बाद कह रहा है, हिंदी को छोड़कर विश्व की कौन सी भाषा अधिकतर बोली जाती है। तो दोस्त, बांग्ला भाषा बहुत सारे बोले, क्योंकि बांग्ला में बहुत आज के डेट में बहुत जनसंख्या हो गया है। तो हिंदी के बाद, माने हिंदी से कम है, हिंदी बोलने वाले बहुत है, 40% है, तो बांग्ला 30% बोलता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो गोवा में भाई क्या भाषा बोलते हैं, तो में कोहनी एक भाषा होती है, कोकनी भाषा होती है, जो कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसी टाइप के लिखे जाते हैं गोवा में, जो कि गोवा की स्वीकृत भाषा है। लेकिन गोवा में हिंदू भाई भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, बहुत सारे आदमी आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
अगर एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन ये आता है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, तो कोंकणी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में आदमी कि कौन सी भाषा देव भाषा है। तो अगर कौन सी भाषा देव भाषा है, इसमें कंफ्यूज कि हिंदी करे कि खड़ी भाषा बोले कि संस्कृत की पाली। तो आपको बता दें कि कौन सी भाषा देव भाषा में आते हैं, तो इसको संस्कृत भाषा को ही हम देव भाषा कहते हैं। तो कौन सी भाषा देव भाषा में आता है, संस्कृत। कह रहा है भारत का प्राचीन भाषा है, क्या है भाई, भारत का प्राचीन भाषा क्या है, तो भारत का प्राचीन भाषा जो है ना वो संस्कृत है, जो कि संस्कृत दूर दूर से हमको दर्शाता है और कला भी करते हैं। तो भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम जनसंख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो मतलब कह रहा है कि पूरा देश है ना, इनमें से किस देश में, देश की बात की अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो कौन, मतलब कि अधिक भाषा बोली जाती है, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, भारत। तो भाई भारत में बोली जाती है अधिकतम भाषा, क्योंकि भारत में हर तरह के हैं और हर तरह की कास्ट निवास करती है, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें देखिए ये भी पूछ लिया, जैसे एमटीएस में पूछा गया था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान है ना, एक इसका भी एक केंद्र है और इसका संस्थान उसको कहते हैं। तो केंद्रीय भाषा का संस्थान कहाँ स्थित है, तो मैसूर में स्थित है दोस्त। आप मैसूर आप देख सकते हैं यहाँ फोटो, यहीं पे यही है और ये स्थित है केंद्रीय भाषा संस्थान, जो कि मैसूर में है।